हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछला जो अपन लोगों का लेक्चर था, वर्ल्ड क्लाइमेटिक पैटर्न, विश्व जलवायु का वर्गीकरण या विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, तो उनको एक बार समझ लेते हैं, फिर उनके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग जो है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री, 0 डिग्री से 0 डिग्री हो गया आपका ये। इसके ऊपर आपका था 0 से लेकर 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक। फिर 30 से ऊपर था आपका 45 डिग्री तक। फिर आपका था 65 डिग्री तक। किस किस नाम से बुला रहे थे अपन लोग इनको? बताए किसी को? कोई बताएगा क्या? बताओ भाई। ये 90 डिग्री तक। हाँ भाई, किस किस नाम से बुला रहे थे? 0 डिग्री था अपना इक्वेटोरियल रीजन। ये तो इक्वेटर वाला था 0 डिग्री, इक्वेटर, ई से इक्वेटर। और ये 0 से 30, यहाँ पे आप लिख लो 0 से 10 डिग्री कर लीजिए आप। इक्वेटर वाला रीजन था 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ। और 10 डिग्री से लेकर ऊपर आपका था 30 डिग्री तक, जिसको अपन लोग बुला रहे थे ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल। और 30 डिग्री से 45 तक था आपका वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट। और 45 से 65 तक था कूल टेम्परेट, कूल टेम्परेट। और 65 से 90 उधर था आपका पोलर। इस तरीके से कल अपन लोगों ने इनका जो है डिवीजन किया था। डिवीजन करने के बाद अपन लोगों ने फिर उनके पैटर्न को पढ़ा। देखा कि 0 से लेकर 10 डिग्री तक आपका इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है। क्या है? इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। और फिर ट्रॉपिकल में ईस्ट मार्जिन था आपका, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट मार्जिन था। और ये आपका कॉन्टिनेंटल था, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय। ये पूर्वी छोर, ये पश्चिमी छोर, और ये आपका महाद्वीपीय छोर। तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल के पूर्वी छोर पे आपको जो मिल रहा था वो था मानसून टाइप क्लाइमेट। और जो कॉन्टिनेंट पे मिल रहा था वो था सूडान टाइप क्लाइमेट, सूडान टाइप क्लाइमेट, जिन्हें हम, यहाँ पे हमको सवाना ग्रासलैंड मिल रहे थे। और ट्रॉपिकल में आपके वेस्ट साइड पे क्या था? हाँ बताओ बताओ भाई। डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। क्लियर? बाकी आपको वार्म टेम्परेट में ईस्टर्न साइड पे चाइना टाइप क्लाइमेट मिल रहा था, चाइना। और गल्फ अमेरिका ने कहा भाई मैं इसको चाइना टाइप क्लाइमेट नहीं बोलूंगा, मैं गल्फ बोलूंगा। अफ्रीका ने कहा भाई मैं भी अपना एक अलग नाम रखूंगा, नेटल, नेटल टाइप क्लाइमेट। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे अपन लोगों को वार्म टेम्परेट में स्टेपी नाम के ग्रासलैंड मिल रहे थे, स्टेपी। और वार्म टेम्परेट के वेस्टर्न मार्जिन पे, पश्चिमी छोर पे आपको जो मिल रहा था वो क्या था? मेडिटेरियन। क्या था? भूमध्य सागरीय जलवायु। लिख लो यहाँ पे भैया, भूमध्य। बस इतने से आप जो है समझ जाना, भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर अपन लोग आए थे 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री कूल टेम्परेट एरिया में। वहां पे आपको ईस्टर्न मार्जिन पे कौन सी मिल रही थी जलवायु? लॉरेंशियल, लॉरेंशियल, लॉरेंशियल टाइप क्लाइमेट मिल रहा था वहां पे आपको। और आपको कॉन्टिनेंट मार्जिन पे साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन, जिसको हम बोरियल टाइप क्लाइमेट भी बोल रहे थे, बोरियल। और जहाँ पे हमको कॉनीफेरस वेजिटेशन मिलने वाली थी, कॉनीफेरस। और वहीं पे आपको अट्टेगा, इस तरीके से। और अल्पाइन, टैगा, टुंड्रा, वो सब क्या है? वो सब आगे बात करने वाले हैं, मैं आपको बता दूंगा क्लास के लास्ट में। और आपको कूल टेम्परेट एरिया के वेस्टर्न रीजन पे जो क्लाइमेट मिल रहा था उसका नाम क्या था भाई? वेटेस्ट टाइप क्लाइमेट, वेटेस्ट टाइप। और जो 65 से 90 डिग्री था वो पूरा, वहां पे कोई
मार्जिन नहीं था उसको अपन लोग पोलर टाइप क्लाइमेट बुला रहे थे, पोलर टाइप, जिसे हम अटुंड्रा भी बुला रहे थे, अटुंड्रा। याद रखिएगा, ये आपके 11 प्रकार की जलवायु प्रदेशों को पढ़ने वाले हैं आज अपन लोग। उनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, उसको आज देखने वाले हैं। बेसिक तो अपन लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो है डेजर्ट टाइप ये 25 से 35 डिग्री के बीच में अब क्यों मिल रहे हैं, पिछली क्लास में देखा। इक्वेटोरियल रीजन में वर्ष भर वर्षा क्यों होती है, वो भी पिछली क्लास में देखा, क्योंकि वहां पे पूरे वर्ष भर सूर्य उसी क्षेत्र में रहता है, तो वहां पे बाष्पीकरण की दर बहुत ज्यादा है जो है, तो वहां पे उस तरीके से जो है बारिश हो रही थी। मानसून टाइप में मानसून में ही वर्षा क्यों होती है, बाकी ये आपका मैंने एल बना के बताया था आपको, जहां जहां से एल ये गुजर रहा है वहां पे मानसून टाइप क्लाइमेट, वहां पे मतलब मानसून से वर्षा होती है, मतलब रेनफॉल इन समर, गर्मियों में एल बराबर रेनफॉल इन समर, गर्मियों में यहाँ पे जो है बारिश हो रही थी, गर्मियों में बारिश। बाकी भूमध्य सागर में आपके सर्दियों में बारिश हो रही थी, रेनफॉल इन विंटर, रेनफॉल इन विंटर। और आपका जो डेजर्ट था यहाँ पे नो रेनफॉल जैसी स्थिति थी, यहाँ पे नो रेनफॉल। बाकी आपका लॉरेंशियल में, चाइना टाइप क्लाइमेट में और ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर वर्षा क्यों हो रही थी, पिछली क्लास में देख चुके हैं अपन लोग। और पोलर टाइम में भी नो रेनफॉल जैसी स्थिति है, यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह तो होता है, रेनफॉल नहीं होता। तो इस तरीके से अपन लोग जो है इनका रेनफॉल भी देख चुके थे। अब इनको बारी बारी से वहां पे मिलने वाली वेजिटेशन, वहाँ का जो वहाँ जनजातियां हैं, किस तरह की वेजिटेशन मिलने वाली है, उन सबको एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन ये 0 से 10 डिग्री तक, वहां पे वर्षा तो आपको पता है, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, जो है प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वर्षा हो रही है वहां पे थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर वर्षा। एवरेज 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे, 150 सेंटीमीटर, लिख के रखिएगा भाई। ये तो औसतन है, और वहां पे हाई जो है रेनफॉल 250 से 300 सेंटीमीटर तक होती रहती है। और कोई भी ऐसा महीना नहीं है कि जब वहां पे रेनफॉल ना होती हो, नो मंथ विदाउट रेन, मतलब वर्ष भर वर्षा। मंथली एवरेज टाइम इसका 6 सेंटीमीटर, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर महीने 6 सेंटीमीटर वर्षा तो होनी होनी है वहां पे। और औसतन वर्षा 250 से 300 सेंटीमीटर होती है वहां पे। ठीक है भाई, लिख लिया इतना, प्रेसिपिटेशन होता कितना है, क्या है। और याद रखिएगा, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यहाँ पे आपको हैवी रेनफॉल तो मिलता ही मिलता है। देयर इज नो विंटर सीजन, यहाँ पे ठंडी रातें नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे सर्दियों का मौसम नहीं है। क्यों नहीं है, तो पता है आपको, क्योंकि सूर्य अपना जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यही तो चक्कर लगाता रहता है, तो सूर्य ताप की मात्रा यहाँ पे पूरे वर्ष भर बनी रहती है, तो वहां पे सर्दियों का मौसम देखने को नहीं मिलता। तो देयर इज नो विंटर, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आप लिख के रखेंगे, हैवी रेनफॉल लिखेंगे आप वहां पे। ठीक है, और वहां पे डेंस फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, डेंस फॉरेस्ट देखो, ये बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, एकदम घने, क्योंकि वहां पे वर्ष भर वर्षा हो रही है, वर्ष भर वर्षा होगी तो क्या वहां पे जो है वेजिटेशन आपको अच्छी मात्रा में नहीं मिलने वाला, बहुत ज्यादा वेजिटेशन है वहां पे, पेड़ जो होते हैं वो डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल मिलते हैं यहाँ पे। कारण क्या है कि हैवी रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर वर्षा। और वहां पे जो ये वन मिलने वाले मिलते हैं उनको कैनोपी भी बुलाते हैं अपन लोग, और छतरी जैसी संरचना वाले, देखो ये इनका ये सिस्टम जो है छतरी जैसी संरचना वाले, और बहुत ही घने होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही डेंस, याद रखिएगा। और डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से इन पेड़ों को काट पाना उतना आसान नहीं है,
तो यहाँ पे पेड़ों की कटाई कंपेरेटिवली कम होती है ट्रॉपिकल वेजिटेशन की तुलना में, क्योंकि ये इतने ज्यादा घने होते हैं कि पेड़ काट लोगे तो निकाल के कहाँ से ले जाओगे, वहां रास्ता ही नहीं है, बहुत घने जंगल है, बहुत ज्यादा पेड़ है वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे पेड़ों की कटाई बहुत कम मात्रा में होती है। होने को तो आपका ये भी है कि आप जो है साइड से जो है कहीं या कोने से जो है पेड़ काट लो, बट चोरी छुपे पेड़ काटने वाली मैं बात कह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और अंदर से तो पेड़ काटने से रहे आप, क्योंकि अंदर यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो आप उनको बाहर नहीं निकाल पाओगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तुलना में इन फॉरेस्ट को काटना बहुत ज्यादा जो है, इनको नहीं काट सकते आप भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस हैं। और सूर्य का प्रकाश, ये इतने ज्यादा घने हैं कि जो सूर्य महाराज हैं इनका प्रकाश भी नीचे तक नहीं पहुंच पाता, ये ऊपर ही ऊपर जो है रोक लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है पेड़ डेवलप नहीं हो पाते, तो नीचे पेड़ डेवलप नहीं हो पाते, तो वहां पे एपीफाइट्स आपके जो है बेल लताएं मिलती हैं आपकी, इस तरह की देख लो ये इमेज, इस तरह की बेल लताएं मिलती हैं नीचे जो है। ऊपर तो पेड़ आपके हैं ही है जो है बहुत सारा झुंड बनाए, तो सूर्य का प्रकाश नीचे आ नहीं पाता, तो इस तरह की बेल लताएं यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं, एपीफाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इनकी अंडर ग्रोथ ही रहती है एपीफाइट्स की, क्योंकि उतना सूर्य प्रकाश वो सब इन्हें मिल नहीं पा रहा, तो अपने नीचे जो है बेल लताएं बन जाती हैं। हाँ हाँ, और यहाँ पे लाइफ और इकोनॉमी वहाँ पे क्या है, तो हंटर गैदरिंग है वहाँ पे जो है, शिकार वगैरह वहाँ पे जो है होता है। लोग वहाँ पे जो रहते हैं आदिवासी वगैरह, वो अपना काम जो है शिकार से चलाते हैं। और यहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट मिलने की वजह से क्या एग्रीकल्चर करने के लिए उतनी जमीन अवेलेबल हो पाएगी, तो एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पे इतनी खाली जमीन नहीं है, तो ये लोग वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि आपने कहीं शब्द सुना हो तो, मतलब ये लोग जो है आदिवासी वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, तो वो लोग करते क्या है कि इन पेड़ों को धीरे धीरे काटते हैं, अपने आसपास वाले एरिया से काटते हैं, और जो बेल लताएं हैं उनको आग से जला देते हैं, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न आपने जो है कंसेप्ट सुना होगा, यही कंसेप्ट है वो, पेड़ों को काट के या आग लगा के उस जमीन को ये लोग खाली कर लेते हैं, और 2-3 साल 4 साल उसमें जो है खेती बाड़ी की, तो 2-3-4 साल खेती करने के बाद उस जमीन की प्रोडक्टिविटी जो है खत्म हो जाती है। फिर ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं, आगे जो पेड़ थे उनको काटा, जलाया, जमीन को खाली किया, फिर खेती की, फिर आगे निकल गए, इस तरीके से करते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक जगह यहाँ पे 2-4 साल इन्होंने खेती की, जमीन की उर्वरकता जो थी असमाप्त हो गई, फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ गए, वहां पे जो जंगल थे उनको इन्होंने काटा, और काटने के बाद यहाँ पे जमीन खाली की, और यहाँ पे खेती की 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद इस जमीन की उर्वरकता खत्म हो गई, ये फिर और आगे चले गए, वहां पे जो जंगल थे उनको काटा, फिर वही यही प्रोसेस इनका जो है चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे घने जंगल होने की वजह से खाली एरिया, खाली लैंड मास वहां पे नहीं है, तो ये लोग इसी तरीके से अपना खेती बाड़ी करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट। और एक चीज और देख लो आप वहां पे, कि वहां पे जो जंगल मिल रहे हैं ना आपको, तो ये क्षेत्र अमेजन बेसिन में भी आता है आपका, जहाँ पे वहाँ रबर वगैरह वो सब जो है, तो वहां पे जो आदिवासी हैं वो तो एक तो करते हैं आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और आपके कॉमर्शियल पर्पज से वो पेड़ों से रबर वगैरह निकालते हैं वो लोग। और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उनके नाम लिख लो, बिल्कुल लिख लो। एक तो है आपके पिग्मी, और दूसरे हैं औरांग असली, क्योंकि ये जनजातियां एग्जाम्स वगैरह में बहुत बार मैच द कॉलम वगैरह आ जाते हैं, तो आप याद कर लो कि अब कॉन्गो बेसिन में लिख लो, पहले नोट्स बना लो,
कोंगो बेसिन में उन जनजातियों को कहते हैं अब पिग्मीज। वहीं मलेशिया में कहते हैं औरांग असली। मलेशिया में रहने वाली जनजातियों को कहते हैं औरांग असली, और कोंगो बेसिन में रहने वाली जनजातियों कहते हैं अब पिग्मी। ठीक है, और ये बात कहाँ की हो रही है? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, वहां की बात कर रहे हैं अपन लोग, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनको नोट डाउन कर लो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोंगो बेसिन में जो जनजाति पाई जाती है उनको पिग्मी, और मलेशिया में जो पाई जाती हैं उनको औरांग असली। नोट डाउन कर लो भाई एकदम से, फिर बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, इतना हो गया आपका। और ये और देख लो जो है, वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनका जो प्लांटेशन वगैरह है, जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो कौन कौन सी एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस करते हैं वो। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में ये लोग जो है सब पाम की खेती करते हैं। ब्राजील में ये लोग जो है शुगर केन और कॉफी की खेती करते हैं। और मलेशिया और इंडोनेशिया में रबर। और घाना, नाइजीरिया, उधर ये लोग तो कोकोआ की। तो इस तरह से ये लोग जो है खेती करते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया में पाम और रबर। मलेशिया, इंडोनेशिया। ब्राजील में शुगर केन और कॉफी। घाना, याद कर लो, घाना, नाइजीरिया, वहां पे ये लोग जो है कोकोआ की खेती करते हैं। ठीक है, ये तो आपके हो गए इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी थी। पिग्मी, औरांग असली, वहां पे क्यों वर्षा होती है, कैनोपी टाइप के बन पाए जाते हैं, वो सब आपने लिख लिया होगा। और मलेशिया, इंडोनेशिया में वहां पे पाम की खेती करते हैं ये लोग। और ब्राजील में ये लोग शुगर केन और कॉफी की। घाना में कोकोआ की। नेक्स्ट बना है अपना ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं आप लोग। ट्रॉपिकल मानसून एरिया, वहाँ का अपन लोग जो है क्लाइमेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, इसे आप 5 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं। तो 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर के नॉर्थ में भी 30 डिग्री और साउथ में भी 10 से 30 डिग्री, वहाँ की बात कर लेते हैं। और इस एरिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है, बर्मा आता है आपका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम और साउथ चाइना और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे क्षेत्र आपके जो है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में आते हैं। अब इनके बारे में देख लो एक बार, ये इमेज देख लो। ये आपकी जो है इंडिया का पार्ट, कुछ जो है वो चाइना का पार्ट, और यहाँ पे ये कुछ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से जो क्षेत्र आ रहे हैं, इन सब क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है उसके बारे में। सन तो यहाँ पे ओवरहेड होता ही है जो है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास की बात हो रही है जो है यहाँ पे। इतनी चीज तो आपको भाई पता ही है ना। और तापमान आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है, पूरे वर्ष भर यही रहता है। तो आपका जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान औसतन है जो है। गर्मियों में 30 से 45 तक, और सर्दियों में आपका ये 15 से 30 तक रहता है। बरसात तो आपको भैया पता ही है, एनुअल रेनफॉल जो है आपका 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो है 350 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। बाकी आप एवरेज रेनफॉल है उसको याद रखिएगा आप। और ये 350 वगैरह, ये जो है ज्यादा जो रेनफॉल होता है ट्रॉपिकल एरिया में, तो उसमें आपको इंडिया के 2 प्लेस पता होंगे, चेरापूंजी और माथेरान। यहाँ का एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है, एनुअल वार्षिक वर्षा जो है 1000 सेंटीमीटर तक होती है। 1000 सेंटीमीटर। और ये चेरापूंजी और मौसिनराम जो है ट्रॉपिकल एरिया में तो आते हैं। क्लियर?
और ये रिट्रीटिंग मानसून जो है, जब लौटता हुआ मानसून जो है, जब ये अपना दक्षिण पश्चिमी मानसून इंडिया की तरफ आता है तो उससे बारिश होती है। लेकिन जब मानसून का अंत हो रहा होता है उधर जो है सितंबर की तरफ, कब? सितंबर, तो लौटता हुआ मानसून आता है तो वो इंडिया के, जो आपका इंडिया है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे जो है बारिश करता है। यहाँ पे उसकी बात चल रही है, रिट्रीटिंग मानसून। फॉरेस्ट कौन कौन से मिलने वाले हैं यहाँ पे? तो डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वन मिलने वाले हैं यहाँ पे। कौन से? पतझड़ वन। पतझड़ वन मिलने वाले हैं यहाँ पे। ड्राई फॉरेस्ट कह सकते हैं आप उनको, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है वर्ष भर वर्षा तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वर्ष भर वर्षा तो आपकी कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे। तो वर्ष भर वर्षा नहीं है तो कुछ महीने ऐसे भी होंगे जब वर्षा नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी, तो उस समय ये पेड़ जो है, ये जो वनस्पति है, जो फॉरेस्ट है, वो अडेप्टेशन के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। वो अडेप्टेशन के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो यहाँ पे डेसिडियस पतझड़ बन पाए जाते हैं। और ब्रॉड लीव्ड हार्डवुड ट्री, चौड़ी पत्ती वाले वन, ठीक है। और वो तो आपको पता ही है जो है कि ये पत्तियां गिरा क्यों देते हैं, क्योंकि भाई जब वर्षा नहीं है, इनको पानी नहीं मिलेगा और इन पे इनके पास पत्ते बहुत सारी मात्रा में होंगे, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे ये लोग जो है, तो अपने पत्ते गिरा देते हैं जिससे कि पानी की कम मांग हो, पेड़ को पानी लगे कम, तो इसके लिए ये अपने पत्ते गिरा देते हैं उस मौसम में जो। और ये होता कब है? गर्मियों के मौसम में, इधर आपका मार्च अप्रैल मई जून, उस समय जो है ये पत्ते गिराते हैं अपने। एक इमेज देख लो आप जो है मॉनसून फॉरेस्ट की, याद रहे। और सुनो, क्या ये उतने घने हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपको जो मिल रहे थे उतने घने नहीं हैं। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो था वो आपके पत्ते भी नहीं गिरा रहे थे, क्योंकि वहां पे वर्ष भर वर्षा हो रही थी। जब वर्ष भर वर्षा हो रही है तो वो पत्ते गिरा के करेंगे क्या? और थोड़े बहुत तो पत्ते सभी प्रकार के फॉरेस्ट गिराते हैं, इतना याद रखिएगा। बाकी तुलनात्मक रूप से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा पत्ते गिराते हैं अडेप्टेशन के लिए, क्योंकि जब उनके पास पानी नहीं होता तो वो जो अडेप्टेशन के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे कि कम मॉइस्चर में वहां के फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाए। तो ये एक इमेज है आपकी जो है मॉनसून फॉरेस्ट की। मॉनसून का तो मतलब ही ये है कि कुछ महीने बारिश नहीं होती है। और यहाँ पे भी शिफ्टिंग, जो आदिवासी हैं तो वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, और इनके लिए आसान है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पे ये पेड़ इतने डेंस नहीं है, ज्यादा घने नहीं है, तो इन पेड़ों को काटना ज्यादा आसान है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कटाई इन्हीं पेड़ों की हुई है, इन्हीं जंगलों को सबसे ज्यादा काटा गया है। कौन से वालों को? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, डेसिडियस फॉरेस्ट जो आपके हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा काटा गया है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ काटने के बाद रास्ता वास्ता यहाँ पे प्रॉपर है तो बाहर निकालना आसान है, और उनका अवैध व्यापार होता है, तो इन्हीं वनों की सबसे ज्यादा कटाई की गई है। और वो तो आपको पता ही है क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब याद कर लो कुछ एक जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आपके होते हैं उनके नाम एग्जाम में आते हैं। झूम खेती है, कहाँ पे होती है, या झूम खेत, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम खेती नाम से कहाँ पे जाना जाता है, लेकिंग नाम से कहाँ पे जाना जाता है, टुंगिया नाम से कहाँ पे जाना जाता है। तो प्रैक्टिस तो वही है, क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बट उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहाँ पे कौन से नाम से जाना जाता है याद कर लो। मलेशिया में लेकिंग। बाकी ये जो है ना चार्ट आपकी ह्यूमन जियोग्राफी में आपकी आएगी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, बट मैं चाहता हूं जब अभी यहाँ पे है तो अभी आप इसे
याद कर लीजिए। मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकिंग नाम से जाना जाता है। बर्मा में अट्टोंगिया नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में तमराई नाम से। फिलीपींस में चाइगिन नाम से। जावा में हुमा नाम से। श्रीलंका में चैना। अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा। और इंडिया में आपके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे झूम नाम से। झूम कृषि आपने सुनी होगी ना, ये तो सबको याद ही होता है, झूम खेती तो इंडिया में जानते हैं, लेकिन उसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। मलेशिया में लेकिंग, बर्मा में टोंगिया, थाईलैंड में तमराई। देखो थाईलैंड और तमराई यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी जो बच रहे हैं याद कर लीजिए। फिलीपींस में टाइगन, जावा में हुमा, श्रीलंका में चैना और अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा नाम से। हो गए भाई याद? हुए कि नहीं? हाँ चलो अब आ जाओ अपना जो है सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। सवाना क्लाइमेट या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, कौन सा एरिया है ये, कौन सा मार्जिन है? ये सर मुझे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट 10 से 30 डिग्री के बीच में मिलता है, जिसे मैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से जानता हूं, और एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे मिलता है, कॉन्टिनेंटल। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, मतलब बारिश, बारिश के बाद फिर जो है अब कुछ महीने बिना बारिश के, फिर जो है बारिश, फिर कुछ महीने बिना बारिश के, इस तरीके से यहाँ पे होता है। मानसून जैसा ही सिस्टम है, लेकिन मानसून में वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, यहाँ पे उतनी वर्षा नहीं होती है। और वो तो आपका है ही है कि रेन्स ऑक्योर इन समर, गर्मियों में ही वर्षा होगी, क्योंकि आपको अब पता है, जब ये यहाँ देख लो, यहाँ पे ईस्टर्ली हवाएं हैं आपकी, पूर्वा पवने हैं, तो गर्मियों में ही तो वो यहाँ से मॉइस्चर उठा पाएंगी, जब मॉइस्चर को ग्रैप्स करेंगी और ईस्टर्ली पवनों के प्रभाव में आगे की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बारिश कर देंगी, और कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे या बीच वाले क्षेत्रों में उतनी बारिश नहीं कर पाएंगी। और सर्दियों में तो वैसे भी इनके पास मॉइस्चर रहना नहीं है, जब सर्दियों में इनके पास मॉइस्चर नहीं रहना है तो वर्षा ये लोग कहाँ से कर पाएंगे? तो ये तो आपका है ही क्लियर कि सर्दियों में वर्षा यहाँ नहीं हो पाएगी। कहाँ पे? सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में। बाकी ये कहाँ कहाँ पे मिल रहा है उसको आप जो है देख लीजिए। वेस्ट अफ्रीकन सूडान और साउथ अमेरिकन सवाना, ये लानोस नाम से भी इनको जाना जाता है। इस नाम से, लानोस। और यहाँ पे ब्राजील में इनको कॉम्पोस नाम से जाना जाता है। क्लियर? रेनफॉल कितनी होने वाली है यहाँ पे? तो वही औसतन होती है यहाँ पे 80 से 160 सेंटीमीटर, जबकि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये आपकी 200 से 250 सेंटीमीटर थी ईस्टर्न मार्जिन पे, ट्रॉपिकल एरिया में ही। कॉन्टिनेंट मार्जिन पे आते आते ये रेनफॉल 80 से 160 सेंटीमीटर रह गई है। कम क्यों हो रही है आपको पता ही है। और तापमान तो उसी हिसाब से रहने वाला है, वही लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हुआ है। और दिन यहाँ पे गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं इस एरिया में जो है। हवाएं तो आपको पता ही है, और ट्रेड विंड चलती हैं, ईस्टर्ली चलती हैं यहाँ पे, ईस्टर्ली। और अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सीजन होने का मतलब क्या है? ये विंड जो है वो ऑन श्योर होती हैं कब? गर्मियों में। जब ऑन श्योर होंगी तो मतलब वहां पे बारिश होगी, और जब विंड ऑफ श्योर हो जाएंगी, कब होती है? सर्दियों में, तो बारिश नहीं करेंगी। तो क्लाइमेट आपका ड्राई हो जाएगा सर्दियों में, और गर्मियों में आपके यहाँ पे बारिश होगी, क्योंकि विंड ऑन श्योर है। क्लियर? अब
वेजिटेशन वगैरह तो आपको पता ही है, यहाँ पे घास मिलती है, लंबी घास और छोटे पेड़ मिलते हैं। घास यहाँ पे लंबी मिलती है सवाना में और पेड़ छोटे होते हैं। अब सवाना तो है ही ग्रासलैंड, घास का मैदान तो है, तो घास ही तो मिलेगी यहाँ पे, लेकिन लंबी लंबी घास मिलती है, बट पेड़ छोटे मिलते हैं, क्योंकि बारिश बारिश उतनी है नहीं, तो पेड़ लंबे होकर करेंगे भी क्या। और इन ग्रासलैंड को बुश बेल्ट के नाम से जाना जाता है, बुश बेल्ट, लिख लो भाई, बुश बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और वो तो आपको पता ही है, जब इतनी बारिश नहीं है तो वहां पे जो पेड़ है, जो वेजिटेशन है, वो तो भाई डेसीडियस मिलना ही है आपको, ऑफ कोर्स मिलना है। जहां जहां पे औसतन वर्षा होती है वहां आपको डेसीडियस फॉरेस्ट ही मिलने वाले हैं, और वर्ष भर वर्षा होती है वहां आपको सदाबहार मल मिलने वाले, सदाबहार डेंस फॉरेस्ट, वो भी एकदम घने सदाबहार घने जंगल मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि वर्षा है पूरे वर्ष भर। और जब वर्षा पूरे वर्ष भर नहीं है तो वहां पे आपको डेसीडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे, ये तो याद करने वाली चीज है ही नहीं। क्लियर। और एक चीज और याद रख लो, ये घास जो है 6 से 12 फुट लंबी हो जाती है, 6 से 12। और जो हाईएस्ट जो हाइट है 15 फुट लंबी घास, इसको एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, हाथी घास कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी घास। सवाना में जो घास मिलती है वो बहुत लंबी होती है, 6 से 12 फुट लंबी, लेकिन जो 15 फुट लंबी घास मिल रही है उसको एलिफेंट घास कहते हैं। तो एलिफेंट घास कहाँ पे मिलती है? सवाना के जंगलों में, सवाना के ग्रासलैंड में, या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट में। एलिफेंट ग्रास लिख के रखो भाई, देख लो ये है क्या, सवाना घास कैसी हो, देख लो ये इस तरह की घास यहाँ पे मिलती है। पेड़ यहाँ एक दो पेड़ कहीं मिल जाए धोखे से तो मिल जाए, और इनकी हाइट वगैरह भी उतनी नहीं रहती, क्योंकि बारिश बारिश उतनी है नहीं, तो इतने लंबे होकर भी करेंगे क्या ये। एक और इमेज देख लो भाई, इस तरह की यहाँ पे घास मिलती है। पेड़ तो आपको वही मिलने वाले हैं भाई, एवरेज रेनफॉल है तो पेड़ कहाँ से लंबे मिल जाएंगे। इस तरीके का कुछ वहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे एक दो पेड़ मिल गए, बाकी जो है ये आपका पूरा ग्रासलैंड मिलने वाला है आपका। अब भाई सवाना ग्रासलैंड में या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको जो ट्राइब्स मिलने वाली हैं, जो आदिवासी मिलने वाले हैं, उनको मसाई और हौसा नाम से जानते हैं, मसाई और हौसा। लिख लो भाई, मसाई और हौसा मोस्ट इंपोर्टेंट। मसाई जो ट्राइब्स मिलती हैं वो केनियन हाईलैंड, केन्या जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, केन्या वहां पे मिलती है आपकी मसाई। और आपकी ये हौजा है जो नाइजीरिया में मिलती है। हौजा कहाँ पे मिलती है? नाइजीरिया में। तो हौजा नाइजीरिया और मसाई आपकी केन्या में, या ये इतना याद रखिए कि अफ्रीका में मिलती है बस मसाई। मसाई अफ्रीका में और हौजा भी अफ्रीका में ही है, क्योंकि बेसिकली नाइजीरिया भी अफ्रीका में ही है। तो केन्या याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा, केन्या मसाई और हौजा नाइजीरिया। क्लियर। इन दो को रखिएगा आप याद। नेक्स्ट वन था आपका क्या, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसका तो आपको पता ही है, 25 से 35 डिग्री के बीच में मिलने वाला है ये। और वर्षा नहीं होती, नो रेनफॉल होने की स्थिति में ही तो डेजर्ट बने हैं। और वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि 25 से 35 डिग्री के बीच में जो आपके 0 डिग्री इक्वेटर से जो हेडले सेल बन रहा है, यहाँ पे हेडले सेल जो है, वही हवाएं यहाँ पे आके तो सिंक हो रही हैं। जब हवाएं सिंक हो रही हैं तो बादल बादल तो यहाँ पे बनने से रहे, जब बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी। और जब बादल नहीं बनेंगे तो क्लियर स्काई होगा, और क्लियर स्काई होने से यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई मिलने वाला है, टेम्परेचर ज्यादा मिलने वाला है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे रेगिस्तान मिलते हैं आपको। बाकी और भी हैं वजह जो है, ओशियन और करंट वगैरह कुछ एक वजह हैं, वो मत देखेंगे आगे। बट इतना याद रखो कि यहाँ पे जो है नाम ही उसका डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। क्लियर। और इन्हें मिड लेटीट्यूड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें गर्म रेगिस्तान के नाम से, हॉट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि ये मिड लैटिट्यूड में मिल रहे हैं 25 से 35 डिग्री, तो वहां पे तो सूर्य रहता ही है ना, तो भैया हॉट तो होंगे ही डेजर्ट जो है, इसमें क्या याद करने वाली बात है। ट्रॉपिकल डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट, याद रखिएगा। क्लाइमेट तो आपको पता ही है, क्योंकि हवाएं यहाँ पे ऑफशोर होती हैं इसलिए वर्षा नहीं होती, बाकी यहाँ पे ट्रेड विंड चलती हैं। और ये ज्यादातर वेस्टर्न मार्जिन पे ही मिलेंगे आपको, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, क्योंकि हवाएं वहां पे ऑफशोर होती हैं। ऑफशोर कैसे क्या होती हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लो एक बार। ये आपका सहारा है, तो इस पूरे ऑल ओवर लैंड मास को देखो, ये इसका ईस्टर्न साइड है, ये इसका वेस्टर्न साइड है। तो ये सारा रेगिस्तान जो मिल रहा है, ये आपको वेस्टर्न साइड पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्नली हवाएं हैं। जब ईस्टर्नली हवाएं यहाँ पे हैं, तो ये ईस्टर्नली हवाएं अपने साथ जो मॉइस्चर लाएंगी, वो यहाँ कहीं इन क्षेत्रों में पूर्वी किनारे पे बारिश कर देंगी। यहाँ तक आते आते उनका मॉइस्चर जो है खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाएगी। ये भी रीजन है एक। तो जब विंड ऑफशोर होती है, ऑफशोर लिखा हो, तो अपने आप समझ जाओ कि वर्षा नहीं हो रही। अगर विंड ऑन शोर लिखा है, ऑन शोर, तो अपने आप समझ जाओ कि वर्षा हो रही है वहां पे, बस। ठीक है भाई। अब कुछ एक डेजर्ट है, उनको भी आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर जो है दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे जो इंडिया में आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है राजस्थान वाले क्षेत्र में, उसका नाम है थार डेजर्ट, थार। और यहाँ पे जो आपको सोमालिया में मिलने वाला है, उसका तो नाम ही है सोमाली डेजर्ट, याद ही नहीं करना। और एक ये आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी ज्यादातर लोगों को याद ही होता है। ध्यान देना है, सिम्पसन और गिब्सन, सनसन, ये गिब्सन और सैमसन ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया में ही मिल रहे हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। हम्म। टकला मकान देख लो भाई, टकला मकान ये मिल रहा है आपका गोबी डेजर्ट, और ये टकला मकान चाइना वाले क्षेत्रों में। और ये तुर्किस्तान नाम से ये जो है। बाकी ये अरेबियन डेजर्ट आपको अरब में मिलने वाला है, यहाँ पे अरब कंट्रीज में। और आपका ये नूबियन डेजर्ट आपका, ये सारा के आसपास वाले क्षेत्रों में। नामिब, ये आपका अफ्रीका में मिलने वाला है, और अफ्रीका में यहाँ पे काला हरी भी है, तो नामिब और काला हरी दोनों अफ्रीका, याद कर लो ये। और अफ्रीका के दक्षिण वाले भाग में। और यहाँ पे आप जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कैरोबियन, अटकामा, मोन्टे डेजर्ट और पेंटागोनिया, इन चार को याद कर लो। मोन्टे, पेंटागोनिया, अटकामा और पेरुवियन। और देख लो ये सब वेस्ट साइड पे ही हो रहे हैं डेवलप, वेस्ट साइड पे देखो, वेस्ट पे ये भी सारे डेजर्ट यहाँ पे जो भी आप देख पा रहे हैं, वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट हिस्से में ही, पश्चिमी छोर पे ही डेवलप हो रहे हैं, पश्चिमी छोर पे ही। देख लो ये पश्चिमी छोर पे ही है ये सब। ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, मोजावे है, सोनोरन है, ये आपके उत्तर अमेरिका में मिल रहे हैं। बस बहुत है इतने, इतने ही रखना याद। और इतने अगर आपको पता है, अगर एक दो हटके भी आ गए तो वो हो जाते हैं वो, लेकिन इतना आपको याद रखना है। नाम वगैरह भी उनके यहाँ पे है, सारा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, ईरानियन है, थार का है, काला हारी है, नामिब है, वो सब। मैक्सिकन डेजर्ट है, कैलिफोर्निया का डेजर्ट है, अटकामा है, पेरुवियन है। तो ये तो पहले हो ही गई जो है, सहारा है, गोबी यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है, ये मुआवे यहाँ पे है, अटकामा ये रहा आपका, पेंटागोनिया ये रहा आपका। ठीक है। ये आपका यहाँ पे कालाहारी, ये आपका नामिब। और आपके ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट भी, इसको भी यहीं पे जो है एक बार आप देख लीजिए।
क्योंकि जो गोबी का जो डेजर्ट है चाइना में, वो आपका मिड लेटीट्यूड पे है, मिड लेटीट्यूड पे है वो आपका। तो वहां पे वो सारा की तुलना में थोड़ा ठंडा होगा, कोल्ड होगा, क्योंकि सारा आपका जो है ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल में तो ये भी है, बट ये उसकी तुलना में निम्न अक्षांशों पे है, ये नीचे है सारा। यहाँ पे ज्यादा गर्मी है, और ये थोड़ा मिड लेटीट्यूड पे है, सारा की तुलना में थोड़ा ऊपर वाले लेटीट्यूड पे है। तो वहां पे थोड़ी सर्दियां रहती हैं, सर्दी रहती है, तो इसे कोल्ड डेजर्ट। जहां भी मिड लेटीट्यूड डेजर्ट लिखा है, अपने आप समझ जाओ कि वहां पे उतनी गर्मी नहीं होगी। और अगर वहां पे लिखा है ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो अपने आप समझ जाओ कि ट्रॉपिकल एरिया की बात हो रही है, मतलब वहां पे गर्मी ज्यादा है, गर्म रेगिस्तान मिलने वाले हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में। और मिड लेटीट्यूड एरिया में आपको ठंडे रेगिस्तान मिलने वाले हैं, ठंडे, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लो जो है, मिड लेटीट्यूड में आपके जो भी कोल्ड डेजर्ट मिलने वाले हैं आपको, उनके एग्जाम्पल देख लो। लद्दाख हो गया, कुम हो गया, तुर्किस्तान हो गया, टकला मकान हो गया, गोभी हो गया आपका, ये सब, ठीक है। रेनफॉल तो आपको पता ही है, बहुत कम, जो है 25 सेंटीमीटर के आसपास न होना ही मान लीजिए, लेस देन 25%, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से भी अब कम बारिश होती है यहाँ पे। और ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सबसे शुष्क स्थान, अटकामा डेजर्ट, याद कर लो, लिख लो। सबसे शुष्क, एकदम सूखा हुआ स्थान है पूरी पृथ्वी पे, वो है अटकामा। अटकामा को लिख लो भैया। और मेंस वगैरह में भी इसके जो है एक दो बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, पिछली बार देखो ये। मेजर हॉट डेजर्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। भाई क्यों, अब आपको सारी चीजें भाई पता ही है, बता चुका हूं ना। टेल विंड यहाँ पे ऑफ शोर होती हैं जो है, हॉर्स लैटिट्यूड जो है, प्रेशर बेल्ट जो है, उसकी वजह से यहाँ पे हवाएं सिंक कर रही होती हैं इस एरिया में जो है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कम होती है, सापेक्षिक आर्द्रता, ये सब रीजन्स हैं इसके। और ये टेम्परेट हॉट डेजर्ट, टेम्परेचर के हिसाब से जो है, अब यहाँ पे जो है हाई हाईएस्ट टेम्परेचर रेगिस्तान में अब तक 57.70 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। कहाँ पे, अल अजीजिया, लीबिया में, अल अजीजिया। तो अल अजीजिया को याद रखिएगा कि यहाँ पे अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, कितना, 57.77 डिग्री सेंटीग्रेड, अल अजीजिया में। वेजिटेशन आपको तो पता ही है, जेरोफाइट तो आपको पता है, जेरोफाइटिक वहां पे जो है मिलने वाले हैं। मतलब जेरो मतलब मरु, शुष्क। तो वहां पे पौधे भी उसी टाइप के मिलेंगे, जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, डेट, पाम, और बैक्सी, लेदरी, हैरी। और देखो इनका जो शेप है ना, निडल शेप के मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो है अगर आप देख रहे थे वहां पे इक्वेटोरियल रीजन में, आपको वन जो है इस तरीके के मिल रहे थे, फिर थोड़ी बारिश की मात्रा हुई कम, तो आपको इस तरीके के मिलने लगे। और यहाँ पे जब पानी नहीं है तो उनका आकार ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, बस इस तरीके के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, नीडल शेप के, सुई के आकार के जो है। अब हो क्यों, वो क्यों है, क्योंकि पानी के बाष्पीकरण को रोकने के लिए, जिससे कि पानी का ज्यादा बाष्पीकरण न हो, और उन्हें कुछ थोड़ा बहुत पानी जो उनके पास है वो बचा रहे, इसलिए ये भी एक तरह से अडेप्टेशन है। अब एक इमेज देख लो कि डेजर्ट में अब किस प्रकार के आपको वेजिटेशन मिलने वाले, देख लो ये।
सुई के आकार के, एकदम नुकीले 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 नुकीले, जो भी मिलेगा एकदम से नुकीला। ज्यादा पत्ते वत्ते नहीं होंगे इन पे, नुकीले होंगे। और पत्ते भी होंगे तो एकदम वही सुई जैसे आकार के। कैसे? सुई जैसे आकार के। अब आपको जो रेगिस्तान में ट्राइब्स जो मिलती हैं उनको आप एक बार लिख लो, याद करते रहना आराम से। अरब में तो आपको अरब्स, बेदोइन अरब्स। अब बहुत से होंगे टिकधारी जिन्होंने कर लिया कि यहाँ पे अरब है, यहाँ पे भी अरब है, बट उसने अगर एग्जाम में केवल बेदोइन लिख के दे दिया तो फिर क्या करोगे? तो बेदोइन अरब्स कर लो याद, बस इसके नाम से मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये अरब में मिलता है, अरेबिया में। हम्म। टॉरगेस ये सारा रेगिस्तान में। गोबी मंगोल्स ये तो आपको पता ही है, गोबी उधर ही है जो है, और चाइना वाले क्षेत्रों में, और वहां पे जो रहने वाले निवासी जो थे पहले के, उनको मंगोल वगैरह आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे। गोबी नाम से तो गोबी है ही है, मंगोल आया है तो बस अपने आप समझ जाइएगा कि वहीं की बात हो रही है, गोबी की। बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल है वहां पे जो ट्राइब निवास करती है उसको कहते हैं बुशमैन। और ऑस्ट्रेलिया में जो आपको ट्राइब मिल रही है उसका नाम है बेंदिबू। बेंदिबू ऑस्ट्रेलिया, बुशमैन कालाहारी, गोबी मंगोल्स गोबी में, और टॉर्स जो है सहारा में, और बेदून अरब्स अरब में। क्लियर? लिख लो भैया ये। अब आ जाओ अपने जो है वार्म टेम्परेट एरिया में। कहाँ पे? वार्म टेम्परेट एरिया। ये आपका 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ में, और इधर जो है यहाँ पे साउथ में भी। देखो ये हाईलाइट रीजन आपको दिख रहे हैं, इन सब हाईलाइट रीजन का क्लाइमेट एक जैसा है। क्लियर? और मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नाम रख दिया गया क्योंकि इसका ज्यादा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके आधार पे यहाँ पे जो जलवायु मिल रही है इन लेटीट्यूड पे, वैसी जलवायु यहाँ पे भी मिल रही है। ये 40 साउथ और ये 40 नॉर्थ। अब जो मेडिटेरियन सी में जो आपको वेजिटेशन मिल रहा है उनको कई एक नाम से जाना जाता है। मकुइज, गरीक, मैची, इन नामों से जाना जाता है। मेडिटेरियन सी के आसपास जो आपको वेजिटेशन मिल रही है तो उनको मचीक, मकुइज और गरीक, इन नामों से जाना जाता है। और इन्हीं को छपरल नाम से भी जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका में। किस नाम से? छपरल। कैप फ्लोरा साउथ अफ्रीका में। कैप फ्लोरा अफ्रीका के दक्षिण वाले एरिया में इनको कैप फ्लोरा। ये माली, चलो ये तो ज्यादा हो जाएगा, इतना ही बहुत है। मेट्रोल ऑक्यूपाई सेंट्रल चाइना में जो है, मेट्रोल नाम से भी जाना जाता है। मेट्रोल नाम आप याद रखिएगा, मेट्रोल। मेट्रोल, मची, मकुइज और गरीक, ये नाम आप यहाँ पे याद कर लो। हो सके तो माली भी याद कर लेना। इधर ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में इन्हें माली नाम से भी जाता है। और आपको पता है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है उस आसपास क्षेत्रों में अंगूर जैसी खेती बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये क्लाइमेट और ज्यादा अब प्रचलित है वहां पे। पूरे क्लाइमेट जो वहाँ का है वो अंगूर की खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि वहां पे विंटर में रेनफॉल होती है, विंटर में। और ये विंटर रेनफॉल अंगूर के लिए अमृत है, अंगूर की खेती के लिए अमृत। इसलिए वहां पे इन एग्रीकल्चर को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जनरली मचीक, मकुइज और गरीग, इन नामों से। और आपका क्लाइमेट तो आपको पता ही है। क्लियर स्काई, हाई टेम्परेचर, हॉट और ड्राई समर्स होते हैं, एंड कूल और वेट विंटर। सर्दियां ठंडी और आर्द्र होती हैं, जब आर्द्र हैं तो वर्षा होगी। गर्मियां यहाँ पे होती हैं ड्राई, तो समर्स में नो रेनफॉल। और
सर्द सर्दियों में यहाँ पे रेनफॉल होती है। क्लियर। और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेचुरल वेजिटेशन तो आपको पता ही है, स्मॉल ब्रॉड लीव्स होती हैं जो है, छोटी और चौड़ी पत्ती वाली यहाँ पे वेजिटेशन में पाई जाती हैं। पत्ती छोटी तो होगी बट चौड़ी होगी वो। और बहुत लंबे पेड़ यहाँ पे नहीं मिलते, नेवर वेरी टॉल, बहुत लंबे नहीं। और यहाँ पे जेरोफाइटिक भी कुछ जो है मिलते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, डेफिशिएंट मॉइस्चर है, तो वहाँ पे आपको जेरोफाइट भी डेवलप हो जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में ज्यादातर वर्षा होती है वहां पे आपको मेडिटेरियन एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने वाले हैं। एवरग्रीन, सदाबहार फॉरेस्ट मिलने वाले हैं आपको। और यहाँ पे जो ज्यादातर मिलती हैं तो उनको कहते हैं ओक। ओक मिलते हैं जिन्हें एवरग्रीन ओक के नाम से जाना जाता है। एवरग्रीन ओक, उसका उपयोग क्या है? वाइन बोतल के कॉर्क बनते हैं इस ओक से। वाइन बोतल के कॉर्क, ये क्या होता है कॉर्क? तो ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो इस तरह की ये चट्टक होती है जो बोतल के मुंह पे लगा दी जाती है, जिससे इससे वाइन वगैरह बियर वगैरह जो भी इसमें भरी है वो बाहर न निकले, इस तरह की। क्लियर। और ये जो मेडिटेरियन में जो वेजिटेशन मिलने वाला है वो इस तरीके का दिखता है, देख लो आप, इस तरीके के। और आपको पता ही है कि अंगूर की खेती वहां पे बहुत ज्यादा होती है, तो अंगूर की खेती होने के कारण यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन होता है। शराब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे बनती है। क्या? शराब। विटीकल्चर है यहाँ पे, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। तो विटीकल्चर है तो भाई वाइन प्रोडक्शन तो होगा। और 85% के आसपास जो है अंगूर, जो अंगूर है वो शराब बनाने के काम आता है। पूरे प्रोडक्शन का 85% अंगूर वाइन बनाने के काम आता है। यहाँ पे वाइन बनाने के काम, अंगूर की खेती मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपका हो गया। और ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे स्थित था, कौन से मातन पे था? तो सर ये वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जन क्लाइमेट, वेस्टर्न मार्जन क्लाइमेट था ये। अब आ जाओ वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जन क्लाइमेट। इसका नाम क्या था? चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सारी दुनिया कह रही है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, अमेरिका कह रहा है अमेरिका गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, और साउथ अफ्रीका कह रहा है नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर। कहाँ कहाँ पे मिल रहा है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट? जो है वो आपका साउदर्न पार्ट ऑफ जापान, वहां पे चाइना जापान, यहाँ पे देखो ये आपका चाइना जापान, ये यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और गल्फ साउथ ईस्टर्न यूएसए, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, वहां पे मेक्सिको वगैरह उसके आसपास, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको उनके आसपास जो है ये डेवलप होता है। और नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, नेटल एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। वहां पे पराना, उरुग्वे उरुग्वे, वहां पे ये सब जो है इस टाइप का क्लाइमेट मिलता है। और ये तो आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ष भर वर्षा होती है। क्यों होती है? रेनफॉल ऑन शोर हो जाती है, कौन सी? ट्रेड विंड की वजह से। तो ट्रेड विंड जो है आपकी ऑन शोर होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पूर्वा पवनें हैं वो ऑन शोर हैं। ऑन शोर मैंने बताया था कि ऑन शोर अगर लिखा है तो समझ जाओगे ये वर्षा करेंगी, बस। देख लो ये इमेज, शायद आप भूल गए हैं तो।
चाइना टाइप, गल्फ टाइप और ये नेटल टाइप। वर्षा तो आपको पता ही है भाई, वर्षा तो अच्छी खासी यहाँ पे होगी, 60 से 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है यहाँ पे। मॉडरेट बारिश, क्लियर, और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा का मतलब डेली वर्षा से मत समझ लेना, हाँ औसतन वर्षा जितनी वर्ष में होनी चाहिए उतनी वर्षा यहाँ पे हो जाती है बस उसी से। और वो आपको पता ही है लोकल स्टॉर्म जो है टाइफून वगैरह आते हैं जिनको अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं, हरिकेन्स वगैरह, वो सब यहाँ पे वर्षा करते हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पे भारी वर्षा होती है। और आपकी ये ईस्टर्ली विंड तो है ही है, दो वजह से यहाँ पे वर्षा होती है वर्ष भर। क्लाइमेट तो आपको पता ही है। वेजिटेशन आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको हार्ड वुड लकड़ी मिलने वाली है, हार्ड वुड, और कहीं कहीं सॉफ्ट वुड भी, कहीं कहीं हार्ड वुड और कहीं कहीं सॉफ्ट वुड भी। ऐसा कैसे? तो ऐसा मैं आपको बताऊं, देखो ये आप यहाँ बताओ, ये आपका है यहाँ पे चाइना है। अब चाइना का पूरा कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं एकदम से जो है, यहाँ कहीं पहाड़ वगैरह भी रहे होंगे, पर्वत वगैरह। ये आपका जो है कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे तो बारिश अच्छी होनी होनी है। बाकी यहाँ पे कोई माउंटेन्स वगैरह होंगे तो उतनी जो है वेजिटेशन में अंतर तो आएगा। बाकी इस साइड भी वेजिटेशन में अंतर आएगा, यहाँ भी वेजिटेशन में अंतर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, सभी प्रकार की। यहाँ पे आपको ज्यादा बारिश है, वर्ष भर बारिश है, तो यहाँ पे आपको सदाबहार वन बनेंगे। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पतझड़। और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कोनीफेरस। और इधर आपको जो है डेजर्ट टाइप जो है, डेजर्ट टाइप वेजिटेशन मिल जाएगी यहाँ पे आपको। तो वर्षा के आधार पे जो है वेजिटेशन मिल रही है, इस हिसाब से यहाँ पे सभी प्रकार की वेजिटेशन अवेलेबल होगी, सभी प्रकार की, सॉफ्टवुड भी और हार्डवुड भी, ठीक है। और नेक्स्ट था आपका स्टेपी, स्टेपी क्लाइमेट। तो वो तो आपको पता ही है, इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के मध्य भागों में मिल रहा है, कॉन्टिनेंट मार्जिन पे मिल रहा है स्टेपी, घास के मैदान जो मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहा है ये? यहाँ पे वेस्टर्ली विंड एक्टिवेट होती है, तो आपको पता ही है। और ये मिड लैटिट्यूड या टेम्परेट रीजन में मिल रही है आपको स्टेपी, ठीक है। इमेज देख लो स्टेपी क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये इस तरह की घास है, ये स्टेपी जो घास है इसी को अपन लोग स्टेपी नाम से बुला रहे हैं। ये देख लो भाई, ये जो घास है इसी को स्टेपी नाम से बुला रहे हैं। देख ली भाई। अब यहाँ जाओ, अब यहाँ पे जो घास मिलती है तो उसके जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। देखो ये पहले तो यहाँ आ जाओ, ये इतना बड़ा ये स्टेपीज का एरिया मिल रहा है, कितने सारे देश इसमें जो है कवर हो रहे हैं। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग नाम रख लिए हैं अपने, मैं इसको इस नाम से बुलाऊंगा, मैं इसको इस नाम से बुलाऊंगा। इस सबका ऑल ओवर एक नाम है, स्टेपीज ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड। बस देशों ने अपने अपने लोकल नाम भी रखे हुए हैं, तो उनको एक बार देख लो। पुस्ताक कहेंगे हंगरी में, प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में। तो याद रखना कि प्रेयरी ये टाइप ऑफ स्टेपीज ही है, ये स्टेपीज का ही प्रकार है, स्टेपीज ही है जिसका नाम रख दिया है प्रेयरी, किन्होंने? नॉर्थ अमेरिका वालों ने। तो नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेयरी नाम से। और ये अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सब जो है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इसका नाम रख दिया है पंपास। है क्या है? तो स्टेपेज ही है, नाम रख दिया बस इसका। यहाँ पे इन्होंने कहा मैं बोलूंगा इसको प्रेयरी, इन्होंने कहा मैं बोलूंगा इसको पंपास। और नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में इसको कहते हैं बुश बेल्ट, और यहाँ पे हाई बेल्ट, साउदर्न साउथ अफ्रीका में, साउथ में हाई बेल्ट, नॉर्थ में बुश बेल्ट। डाउन्स कहते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका वहां पे इसको डाउन्स के नाम से जानते हैं। और न्यूजीलैंड में इसको कहते हैं सेंटरबरी।
ठीक है, न्यूजीलैंड में। आगे बढ़े। अब स्टेपीज में तो आपको पता ही है, टेम्परेचर जब लैटिट्यूड जो है बढ़ते जा रहे हैं, और लेकिन यहाँ के टेम्परेचर में अंतर रहता है। समर के टेम्परेचर में और विंटर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। समर ड्राई एंड हॉट, विंटर आर कोल्ड। कोल्ड तो होंगी विंटर, क्योंकि ये लैटिट्यूड जो अपना बढ़ता जा रहा है, तो विंटर तो कोल्ड होनी है। और ये स्टेपी टाइप ऑफ जो है क्लाइमेट है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये गायब है। क्योंकि उधर साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है उतना कॉन्टिनेंट वाला भाई पार्ट ही नहीं है, जमीन ही नहीं है। कहाँ से डेवलप हो जाएगा, वहां तो नीचे साउथ में ओशियन ओशियन है आपका, तो वहां पे ये एब्सेंट है। ठीक है। वर्षा तो आपको पता ही है, यहाँ पे औसतन वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है औसतन? 45 सेंटीमीटर वर्षा जो है, वो तो लोकेशन के हिसाब से वेरी भी करती है। जो जो है कोस्ट के पास रहेगा थोड़ा, वहां पे ज्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर और कम, फिर और कम, इस तरीके से। लेकिन औसतन वर्षा जो है 45 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। नेचुरल वेजिटेशन तो आपको पता ही है, घास ही होनी है यहाँ पे, और क्या होना है। और पेड़ तो होते नहीं, ट्रीलेस। और घास भी होती है, वो भी छोटी घास, मच शॉर्टर, छोटी छोटी घास होती है यहाँ पे। ठीक है। स्टेपीज में आपने अभी इमेज भी तो देखी थी, तब आपको पता हो गया जो है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो अगर वन मिलने वाले हैं, फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, तो वो आपको कॉनीफेरस टाइप के, क्योंकि वो भी अडेप्टेशन है जो है प्रकृति का। बर्फबारी हो तो वो जो है स्लाइड हो जाए। और कॉनीफेरस क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि अपना एल्टीट्यूड भी जो है, लेटीट्यूड भी अपना बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं अपन लोग, तो जो है उधर आपको शंकुधारी वन मिलेंगे। एनिमल तो आपको पता ही है, हॉर्सेज मिलने वाले हैं आपको, घोड़े। और ज्यादा वैरायटी नहीं है, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पे पशुओं की, क्योंकि वही पशु रह पाएंगे जो ज्यादा कोल्ड को सह सकें, ज्यादा सर्दी को सह सकें, वही पशु यहाँ पे रह पाएंगे। तो वहां पे आपको जनरली हॉर्सेज ज्यादा मिलते हैं, कॉमन है ये एकदम। लेकिन यहाँ पे एक जो फार्मिंग प्रचलित है, पेस्टोरल फार्मिंग, इसको याद रखिएगा आपको। क्या है? पेस्टोरल फार्मिंग यहाँ पे। हाँ, ये तो चलो आपका हो ही गया, प्रेयरी, पुस्ताज, पंपास। अब चलो इसके बाद आ जाओ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट पे। कहाँ पे मिल रहा है आपको पता है? 45 से 65, मतलब फुल टेम्परेट एरिया है। मार्जिन कौन सा है? वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन है। कहाँ पे डेवलप हो रहा है आपको पता है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप में डेवलप हो रहा है ये। कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। वर्षा कितनी होनी है भाई? आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि ये ट्रू वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में है, ट्रू वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में, इसलिए यहाँ पे बरस भर बारिश होगी। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे कौन सा मिलने वाला है? तो डेसिडियस फॉरेस्ट। कोल्ड सीजन तो यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि अपना जो है लेटीट्यूड अपन लोग बहुत ऊपर तक जो है पहुंच गए हैं, 45 से 65 के बीच में आ गए हैं, तो कोल्ड तो मिलने वाला है यहाँ पे। फॉरेस्ट आपको डेसिडियस। और वर्षा 38 से 63
सेंटीमीटर एनुअल, कितनी 38 से 63 सेंटीमीटर। और सुनो, और ये यहाँ पे रेंटल डिस्टरबेंस भी होता है, वाताग्र बनते हैं यहाँ पे, कब? विंटर में, सर्दियों में। तो सर्दियों में इस तरीके से बारिश हो जाती है। क्लियर? हाँ, केवल ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कुछ ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं है आज जिससे कि आपको जो है दिक्कतें हों। बाकी आप ये और देख लो, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। कौन सा? कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ये भी आपको रखना है याद। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे भाई? ज्यादा समय नहीं लगाना है। ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका रीजन में मिल रहा है आपको। नाम क्या था इसका? लॉरेंशियन क्लाइमेट। क्योंकि यहाँ पे जो है सेंट लॉरेंस नाम की नदी के आधार पे इसका नाम रखा गया है, तो लॉरेंशियन क्लाइमेट। कौन कौन सी जगह मिलता है? नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रों में और एशियाटिक रीजन में जो है। और एब्सेंट इन साउथ हेमिस्फीयर, याद रखिएगा ये साउथ हेमिस्फीयर में नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे लैंड मास नहीं है। ओशियन ओशियन है वहां पे, लैंड मास नहीं है, तो ये आपका वहां पे डेवलप नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्लियर? और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, वहां पे टिम्बर, पेपर, पल्प जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉफ्टवुड मिलने वाले हैं। सॉफ्टवुड, तो सॉफ्टवुड का जो काम है, सॉफ्ट मुलायम लकड़ी जो है, उसका काम ज्यादातर पेपर उद्योग में आता है। इसमें पेपर उद्योग में, तो यहाँ पे पेपर उद्योग बहुत फेमस है, क्योंकि वहां पे सॉफ्टवुड मिलती है। क्लियर? इतना ही रखो बस इसके बारे में यार, बहुत है। और फिशिंग इंडस्ट्रीज वगैरह भी वहाँ पे है, क्योंकि भाई वहाँ पे ओशियन है आसपास हुआ, तो फिशिंग इंडस्ट्रीज तो होगी वहाँ पे। आखिरी है आपका ये टैगा और बोरियल क्लाइमेट। ये आपको पता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात हो रही है जो है, या कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात हो रही है 45 से 65 के बीच में, जिसे हम टैगा क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम बोरियल, और इसका नाम है साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखो भाई, ये क्लास आपको बेशक न अच्छी लगे, बट आपको ये याद रखनी है चीजें। ये लोग जो है आज भी इनका जो है स्टेटमेंट उठा के डाल देंगे, फिर मैच द कॉलम करो वो सब। तो उसके लिए जो है 1 घंटा आपका थोड़ा बोरिंग है, बट जो है इसे मैनेज करिए आप जो है। अब इसको सब पोलर क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो एरिया है 45 से 65, ये सब पोलर रीजन तो है। इसे साइबेरियन क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको पता है कूल टेम्परेट एरिया है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है ये। बोरियल नाम से भी जानते हैं, टैगा नाम से भी जानते हैं। क्लाइमेट एक ही है, नाम 18 रख दिए इन लोगों ने। कितनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं तुम्हारी, देखो। और ये जो है आर्कटिक सर्कल के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलता है, उससे थोड़ा नीचे, क्योंकि आर्कटिक पे तो आपका हो जाएगा पोलर, उससे थोड़ा नीचे जस्ट बिलो वहां पे मिलते हैं। और इनको जो है आर्कटिक टुंड्रा, और ये जो टेम्परेट में स्टेपी क्लाइमेट, वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं अपन लोग। इमेज देख लो भैया, कहाँ पे मिल रहा है ये, इन क्षेत्रों में, ये पोलर एरिया से नीचे। यहाँ क्लाइमेट की एक आप इमेज देख लीजिए, इमेज ये रही टैगा। अब मैं आपको एक बार अंतर बता दे रहा हूं, टैगा और टुंड्रा, और टैगा टुंड्रा अल्पाइन, ये आपके हैं 3। तो मैं आपको इनका अंतर बता देता हूं कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो देखो, टैगा तो मतलब आपका ये है, इसको समझ लो पहले। टुंड्रा मतलब बंजर भूमि, बंजर भूमि, जो आपको ध्रुवीय क्षेत्रों पे मिलती है। कहाँ पे?
पोलर एरिया में, पोलर एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे जमीन है, जो लैंड सरफेस है, उसको बर्फ ने ढक रखा है, बर्फ ने, तो यहाँ पे वेजिटेशन तो होने से रही, मिट्टी बर्फ के नीचे ढकी हुई है, तो भूमि बंजर है, इसको मैं कह रहा हूँ टुंड्रा। क्लियर। नेक्स्ट बना है आपका अल्पाइन। अल्पाइन का आप सीधे सीधे कर लो एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, क्योंकि जो जैसे जैसे आप जो है ऊंचाई पे जाएंगे, आपको पता है कि वहां पे ऊंचाई पे जाने पे तापमान में आती है गिरावट, पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में होती है कमी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पे ऊपर जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी सर्दी बढ़ती जाएगी, कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा आपको, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा, बर्फबारी ऐसी संभावनाएं होंगी, तो वहां पे आपको वेजिटेशन भी कोनीफेरस टाइप का मिलने वाला है, शंकुधारी वन मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे, जब शंकुधारी वन मिलने वाले हैं तो इन्हीं ऊंचाई पे पाए जाने वाले वेजिटेशन को, ऊंचाई पे जो अब पर्वतों पे मिलते हैं ना ऊंचाई पे, उन्हीं को हम लोग एल्पाइन कह रहे हैं, बस इतना आप रख लो याद। ये रहा आपका टैगा। टैगा भी यही है, जो है ये लेटीट्यूड के हिसाब से ऊंचाई पे मिल रहा है, लेटीट्यूड के हिसाब से, या जैसे जैसे आप लेटीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है 70 से 80 लेटीट्यूड पे ये आपको टैगा प्रकार की जलवायु मिलने वाली है। यहाँ पे भी आपको कोनीफेरस ही मिलने वाले हैं, शंकुधारी वन मिलने वाले हैं टैगा में भी, और शंकुधारी वन मिलने वाले हैं आपको अल्पाइन में भी, लेकिन अल्पाइन में ये ऊपर हाइट पे जाने से जो है शंकुधारी बने हैं, और टैगा में ये ऊपर लेटीट्यूड उच्च अक्षांशों पे जाने से ये शंकुधारी बने हैं, दोनों में इतना अंतर है। ठीक है। टैगा उच्च अक्षांशों पे जाने से बने हैं, और आपका अल्पाइन उच्च ऊंचाई पे जाने से बने हैं, बस दोनों में शंकुधारी वन मिलने वाले हैं, कोरीफेरस मिलने वाले हैं, कोनीफेरस। यहाँ पे भी आपको अल्पाइन में भी आपको यहाँ पे बर्फबारी मिलेगी ऊंचाई के कारण, और यहाँ पे आपको टैगा में भी बर्फबारी मिलेगी हाई लेटीट्यूड के कारण, उच्च अक्षांशों के कारण। एक इमेज देख लो, टैगा वन ये इस तरीके के होते हैं, टैगा ये शंकुधारी, देखो ये आपको शंकुधारी सब जो है दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये शंकुधारी देख लो, ये इस तरीके के, और शंकुधारी सब के सब आपको शंकुधारी दिखाई देंगे, शंकुधारी। ठीक है, इस तरीके के होते हैं अपने। अब यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह क्या है उसको देख लो एक बार। तो आपको पता है एवरग्रीन कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलने वाले हैं आपको, एवरग्रीन कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, बस इतना याद रखो। और ज्यादातर आपको स्वीडन, फिनलैंड, क्योंकि उच्च अक्षांशों की बात हो रही है ना, अलास्का और कनाडा, यहाँ पे लकड़ी तो आपको पता ही है भाई कैसी मिलने वाली है, सॉफ्ट वुड मिलने वाली है यहाँ पे आपको, सॉफ्ट वुड। जैसे जैसे आप ऊंचाई मतलब हाई लेटीट्यूड पे जाते जाएंगे, उच्च अक्षांशों पे जाते जाएंगे, आपको लकड़ी सॉफ्ट मिलने लगेगी, सॉफ्ट। यहाँ पे नीचे यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे हार्ड मिलेगी, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सॉफ्ट मिलती जाएगी आपको, लकड़ी जो है सॉफ्ट मुलायम मिलती जाएगी। यहाँ पे हार्ड क्यों है? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा ह्यूमिडिटी और ज्यादा रेनफॉल की वजह से यहाँ पे आपको हार्ड मिल रही है। और उधर आपका टेम्परेचर हो गया कम, रेनफॉल भी थोड़ा हो गया कम, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवुड मिल रही है। ठीक है। बोरियल की एक बार इमेज देख लो आप, बोरियल इस तरीके के होते हैं फॉरेस्ट जो है, वही टैगा बोरियल वही सब जो है, तो कोनीफेरस टाइप के। अल्पाइन ये दे, और ये अल्पाइन देखो पहाड़ों के ऊपर मिल रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर मतलब हाई एल्टीट्यूड पे मिल रहे हैं आपको ये। लास्ट है आपका पोलर, और पोलर को कहते हैं टुंड्रा मतलब बंजर भूमि, तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, बस इतना याद रख लो कि नॉर्थ पोल और जो है साउथ पोल, नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल अंटार्कटिक सर्कल के पास मिलने वाला है, बस। इमेज देख लो बस एक, ये आपकी इमेज, बर्फ से जमीन ढकी हुई है पूरी, कहाँ से वेजिटेशन लगवाओगे यहाँ पे? ये बर्फ के ऊपर मिट्टी डाल के पेड़ लगा दोगे क्या? कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे आपको, बंजर भूमि मिलने वाली है पूरी की पूरी। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल किसी
नेक्स्ट क्लास में। और शायद अपना ये लास्ट लेक्चर है जलवायु विज्ञान का। कल से शुरू करेंगे ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। तो आपकी आज यहाँ पे जलवायु विज्ञान जो थी आपकी खत्म हो गई। मिलते हैं कल जो है, और कल शुरू करेंगे आपका समुद्र विज्ञान। ठीक है फिर, बाय।